नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, इजराइल ने अब एक ऐसा वीडियो जारी किया है जो कि दिखा रहा है कि कैसे उन्होंने खमेनेई की पूरी सल्तनत को टारगेट किया। और बताया जा रहा है कि ब्लू स्पैरो नाम की मिसाइल का इस्तेमाल किया जो अंतरिक्ष से दागी जाती है। ये कैसे मिसाइल होती है सर, और कैसे अंतरिक्ष में जाती है और कैसे ऑपरेट होती है? देखिए, ब्लू स्पैरो एक बहुत ही कारगर मिसाइल है और इसको एक फाइटर जेट से छोड़ा जाता है। फाइटर जेट लॉन्च, इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म फाइटर जेट है। वो फाइटर जेट से इसको छोड़ते हैं, फिर ये मिसाइल बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष में जाती है, वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में जाती है। और जब बूस्टर जो होता है, इसका बूस्टर है, उसके साथ एक वॉरहेड है। जो वॉरहेड वो है जो कि जाकर के अपने लक्ष्य को भेदता है। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद बूस्टर से वॉरहेड अलग हो जाता है। वो अपने आप को जो लक्ष्य है उसके ऊपर लॉक कर लेता है और फिर वो बहुत तीव्र गति से, ये बात समझने की है कि दो जो चीज है इसकी मेन, वो तीव्र गति और ऊंचाई। ऊंचाई हासिल करता है, फिर तीव्र गति से वो नीचे आता है। वॉरहेड ने लक्ष्य को बींध लिया है और उसके बाद वो सीधा लक्ष्य पर जाकर के बहुत कारगर तरीके से हमला करता है। ये चूंकि इतनी ऊंचाई तक जा रहा है और इस तीव्रता के साथ ये नीचे आ रहा है, तो ये किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहता है। एक और बात है, लगभग 2000 किलोमीटर यानी कि 1250 मील तक ये मिसाइल फेंकी जाती है और इसको जब लॉन्च करते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ती है। इस मिसाइल का प्रयोग उन्होंने किया और ऐसे समय पे इस मिसाइल का प्रयोग किया जिस समय उनको इस बात का पूरा यकीन था कि खामनेई अपने पूरे टॉप एचलॉन्स के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में है और वो उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। और इस बेहतरीन मिसाइल को फायर करते हुए जिसने की तमाम एयर डिफेंस को चकमा दिया। देखिए ये मिसाइल कहां से उड़ के गई थी, इसका भी ये भी कहा जा रहा है कि इसका मलबा जो है वो पश्चिमी इराक में मिला है, तो ये इराक से उड़ के गई और कहां ऊपर जाकर के इसने अपना अपना लक्ष्य को, अपना ट्रेजेक्टरी पकड़ा और लक्ष्य को भींदा। तो ये जो ब्लू एरो मिसाइल है इसको पकड़ना लगभग असंभव है और यही वजह थी कि वो पूरी सफलता के साथ वो खामनेई के पूरे के पूरे लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को एक बार में खत्म कर सके। सर, एक ही मिसाइल काफी थी या एक से ज्यादा? क्योंकि खबर नहीं है कि नहीं, 30 से 50 हाँ, मिसाइलें दागी गई। हाँ, क्योंकि क्योंकि देखिए ये एक ऐसा समय था जबकि उनको पता था कि किसी कीमत पर भी वो इस लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उसमें से ये छोड़ छूट जाता और ये इनको अपना मकसद हासिल नहीं होता तो ये पूरा एफर्ट जो है वो व्यर्थ हो जाता। इसलिए इस बात का यकीन करने के लिए कहा जा रहा है कि लगभग 30 मिसाइल इन्होंने इन्होंने फायर करी थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त उन्होंने इस बात को यकीन किया कि किसी भी कीमत पर खमेनेई और उनके साथ जो उनके पॉलिटिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री लीडर्स उनके साथ हैं, उनमें से कोई भी ना बच सके। एक चीज और मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि उनके पास जमीन पर से एक्यूरेट इंटेलिजेंस थी कि कहां पर किस समय कौन पहुंचा हुआ होगा। उनके जो गार्ड्स थे उनके मूवमेंट को स्टडी किया गया था। वो गार्ड कहां से कैसे हरकत करेगा और किस समय उनका उनका पूरा का पूरा ये जो एलीट ग्रुप है वो कहां पर बैठा होगा। देखिए खामनेई आम तौर पे जमीन के अंदर बहुत गहराई में बने हुए बंकरों में समय व्यतीत करते हैं। ये किसी खास प्रयोजन से उनको बाहर आना था। इस बात की खबर होना, कब वो आएंगे इस बात की खबर होना, और कौन कौन वहां पर होगा इस बात की खबर होना, उनके गार्ड्स का की परिस्थिति उस समय क्या होगी, ये जो तमाम चीजें थी वो एक एक्यूरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क जो मोसाद का और सीआईए का पूरे ईरान में इकोसिस्टम तैयार है, उसकी मदद से एक एक पल की इंफॉर्मेशन उनको मिली। और वो व्यक्ति जो कि बहुत कम समय के लिए अपने बंकर से बाहर आता आता था, एग्जैक्टली उसी समय पर। अब आप देखिए ये जो मिसाइल है 1240 मील का रास्ता तय करके आई है, उसको आने में भी समय लगता है। उनको एब्सोल्युटली क्लियरली पता था कि किस समय फायर करने पर इसका मैक्सिमम इंपैक्ट वहां पर होगा और
आप परिणाम देख लें कि खamenei और उनके साथ आईआरजीसी के बड़े-बड़े कमांडर, पॉलिटिकल लीडर्स, रक्षा मंत्री सब एक साथ मारे गए। मारे। और सर दूसरा ये है कि इसमें जो डिसेप्शन होती है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती होगी कि दुश्मन को ये एहसास दिलाया जाए कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बड़े रिलैक्स हैं और उस वक़्त हमला किया जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा खेल खेला है आईडीएफ ने? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, किसी भी सफल ऑफेंसिव प्लान का डिसेप्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। डिसेप्शन का अर्थ ये होता है कि आप इस बात का यकीन दिला दें दूसरे पक्ष को कि आप जो कार्रवाई करने जा रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, या वो कार्रवाई जहां आपकी उम्मीद है कि आप यहां पर वो कार्रवाई करेंगे, वहां ना करके किसी और जगह जाकर के कार्रवाई कर दें। ये जो मिलिट्री हिस्ट्री है, पूरा सैन्य इतिहास इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है, पटा हुआ है। आपको मैं महाभारत से लेके आज तक बता सकता हूं। महाभारत में जब सूर्य को छुपाया था, वो भी एक किस्म का डिसेप्शन था कि आपने सूर्य छुपाया, जयद्रथ आ गया बाहर और उसका वध कर पाए। तो ये जो डिसेप्शन है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने हासिल किया। देखिए, इसका एक और उदाहरण जो कि बिल्कुल अभी अभी के समय का है, हमने जो बालाकोट में किया था, टोटल सरप्राइज एंड डिसेप्शन। अब आप सोचें कि इस इतने एक्टिव एनवायरनमेंट में आपके 16 जहाज फाइटर जेट्स एक साथ उड़ के और 200 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके फायर करके वापस आ गए। 2-3 तरीके से ये डिसेप्शन को हमने हमने इसको किया था कि पहली बात तो ये जो जहाज, इनकी जहाजों की हमने एक्टिविटी दिखाई थी, और जो कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी का था वो कहीं जैसलमेर बाड़मेर की तरफ हम दिखा रहे थे, ताकि उनको ये लगे कि अगर कुछ होगा भी तो उस तरफ होगा, पहली बात। दूसरी बात, किस जगह से उड़ करके जहाज कहां पर हमले करते हैं वो लगभग शत्रु को पता होता है। वो भी हमने कुछ मेरठ से, कुछ अंबाला से, कुछ आगरा से, इतना जबरदस्त उसका उसका एक डिसेप्शन प्लान बनाया था, जिसकी वजह से इतने हाइटेंड एयर डिफेंस एनवायरनमेंट के बीच में भी पाकिस्तान को कान खबर नहीं हुई। पूरे हमारे 16 जहाज अंदर जाके बालाकोट पे सफल हमला करके वापस आ गए। और यही अभी इजराइल ने किया। अब इजराइल ने क्या किया, इनका एक विशेष दिवस होता है, और वो नॉर्मली वीकेंड्स पे, उस वीकेंड पे वो फ्राइडे को शुरू होता है और सैटरडे की रात तक वो चलता है। तो इन लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाया कि कि सबको ये लगा कि भाई ये लोग अपने उस खद्दार या शबात आई डोंट नो जब बात शबात उसके लिए उसमें गए हुए हैं, और वो पूरे पूरे उसके अंदर अपना पूरा ड्रेस वगैरह बदल करके और वो उसमें चले गए। उसके तुरंत बाद जब उनको ये कन्विंस हो गया कि यार अब ये सैटरडे नाइट तक ये कुछ नहीं करेंगे, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने अपने वर्दियों को बदला, और उसके बाद वो अपने इस काम में लग गए। और फिर उन्होंने शनिवार को इतना घातक और इतना एक्यूरेट हमला किया कि खमेनेई और उनके तमाम कमांडरों को खबर नहीं हुई और संभलने का मौका नहीं मिला, और एक वार में सबको उन्होंने खत्म कर दिया। सर, क्योंकि अमूमन हम सब लोग यही मानकर चलते हैं कि रात में ही ऐसे हमले होते हैं, और जब ये हमला सुबह सवेरे हुआ था तो सबको हैरानी हुई थी कि आखिर दिन में ये हमला क्यों किया गया। तो अब समझ में आता है कि इनको बड़ी एक्यूरेट जानकारी मिल गई थी कि पूरा का पूरा कुनबा खमेनी के घर में मौजूद है, और इसलिए उस वक्त ये ब्लू स्पैरो 30 की तादाद में दागी गई। बिल्कुल बिल्कुल यही था। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब जैसा कि मैं बता रहा था कि वो खamenei बहुत कम समय के लिए अपने बंकर से बाहर निकलते थे, क्योंकि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट उस जमाने में, जिस प्रकार का माहौल था, उससे ये निश्चित था कि जो जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उसको जरूर इजराइल और अमेरिका मिलके उसको उसको टारगेट जरूर करेंगे। तो इस वजह से खamenei को और भी जो बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने आप को पूरे बचाव में सुरक्षित स्थानों पर रखते थे, और खamenei बहुत कम समय के लिए अपने बंकर से बाहर आते थे। और उनका बंकर इतना गहरा, इतना नीचाई में था कि कोई भी दुनिया का बम, इंक्लूडिंग B-52 से फायर किया जाने वाला कोई भी क्लस्टर, कोई भी बम हो, वो उसको वहां तक शायद पहुंच नहीं सकता था। तो ये बहुत आवश्यक था, क्रिटिकल, अंजू, कि ये पता रहे कि कब खamenei अपने बंकर से बाहर होंगे और कब उनके ऐसे इस प्रकार का मीटिंग चल रहा होगा। तो जो इंटेलिजेंस एक्यूरेट उनके पास थी, इस वजह से उनको एग्जैक्टली मालूम था कि किस समय उनको मिसाइलों को लॉन्च करना है और किस समय वो मिसाइल जाके वहां पर रहेंगी। क्योंकि न केवल वो बहुत कम समय के लिए बाहर आते थे,
और जो ड्यूरेशन बाहर रहने की थी वो भी बहुत कम हुआ करती थी। तो ये हो सकता था कि आप इतनी सारी मिसाइलें फायर करें और वो अपनी मीटिंग करके और वापस अपने बंकर में सुरक्षित चले जाएं। तो ये तमाम चीजें देखी गई थी। वहां कैमरे, मेरे को बताया गया है कि कैमरे लगे हुए थे जो मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। ये मोसाद की काबिलियत का एक बहुत जबरदस्त प्रमाण है कि कैसे सालों मेहनत करके उन्होंने ईरान के बीच में एक ऐसा जबरदस्त इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसकी वजह से वहां पर वो इसको इस सफलता के साथ इसको कर पाए। अंजाम दे सके। और ये समझना है कि उनको सही पता था किस समय हमला करना है और किस समय फ्लाइट में आपकी मिसाइल जाएगी, और एग्जैक्टली वही इन्होंने करा। सर, अब जबकि धीरे-धीरे करके आईआरजीसी ने भी कुछ एक मिसाइल्स लॉन्च करने के, बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च की गई इज़राइल की तरफ, उनके वीडियो भी जारी किए। और अब जो खबर आई है वो ये है कि जो खमेनी का ऑफिशियल अकाउंट था, उससे ये ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि इज़राइल ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा बाय गॉड्स ग्रेस। तो सर, और साथ ही साथ आप, मेरे ख्याल से ये कोई न्यूक वेपन का वॉरहेड सा दिखाया जा रहा है इसमें फोटो में। तो आपको लगता है कि ये डराने धमकाने का एक नया प्रोपेगेंडा है ईरान का, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और फिर डिसेप्शन ये सब कुछ चलता है वॉर में, तो यही एक तरीका है कि खमेनी के अकाउंट से इसको जारी किया है और आईआरजीसी के कब्जे में ही होगा उनका ये अकाउंट अब तो। हाँ, देखो अंजू, क्या होता है कि जो जब भी युद्ध हुआ करते हैं, युद्ध कई फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। आर्थिक एक फ्रंट है उसमें, और एक फ्रंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक, लेकिन वो फ्रंट होता है। और तीसरा फ्रंट जो एक्चुअल काइनेटिक वॉर होती है, जिसमें कि आप फिजिकली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो डिसेप्शन वाला, ये जो दूसरा फ्रंट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये जो डिसेप्शन है उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है कि कैसे आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला करके ईरान को ये बात यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि शनिवार को कोई हमला होने वाला नहीं है, और आपने शनिवार को हमला कर दिया। ये देखिए, जो बातचीत चल रही थी और उसमें इनके विदेश मंत्री ने कहा भी था कि हम कोई हेडवे हमें लग रहा है मिलने वाला है, अरागची ने कहा था, वो भी उसी डिसेप्शन का हिस्सा था कि आप बातचीत को ऐसे लेवल पर लाके रख दे ताकि वो ईरान और रिलैक्स हो जाए कि आने वाले 1-2 दिन में तो शायद हमला ना हो, और उस समय आप हमला कर दें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यही चीज अब ईरान वाले कर रहे हैं, और वो बार बार इजराइल को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इसकी सजा देंगे, हर प्रकार से आपको तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड इसके ऊपर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये भी उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 10 दिन दूर हैं एक न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए। कहा जाता है कि ईरान अगर चाहे तो 10-12 दिन में एक 7-8 क्रूड बॉम्ब्स बना सकता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैसेज गया है। अगर वो नहीं भी हो तो डर्टी बॉम्ब बना करके, उस पे जो रेडिएशन बॉम्ब है वो बना करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू सिस्टम होता है जिससे कि आप दूसरे को डिसीव करने की कोशिश करते हैं। आपका मैं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। कैसे भारतवर्ष ने ये कहा कि हम 8 तारीख को एक सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज होती है, उस दिन तो कम से कम उसके आसपास तो हमले नहीं होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम एक बहुत बड़ी एयरफोर्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं, और नो टाइम इशू कर दिया, ये इशू कर दिया। तो वो तमाम चीजें एक जबरदस्त डिसेप्शन प्लान का हिस्सा थी, और ये हम कहते गए, उनको हमने कन्विंस कर दिया, और हमने 7 तारीख की सुबह 22 मिनट में अपना लक्ष्य पूरा हासिल कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी अड्डे 22 मिनट में तबाह। तो ये महत्व है डिसेप्शन का, ये महत्व है आपके इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। और कोई भी सफल ऑफेंसिव ऑपरेशन एक अच्छे डिसेप्शन प्लान के ऊपर जरूर निर्भर करता है। सर,
अब जैसे ये तस्वीर जारी की है आईआरजीसी ने, तो आप कह रहे हैं डर्टी बॉम्ब, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो नवादा एरिया है अमेरिका का, जो कि बोला जाता है वहां पे वो न्यूक्लियर टेस्ट करते रहते हैं, वहां पर 24 या 48 घंटे में 100 से भी ज्यादा बार ट्रेमर महसूस किए गए। तो तब भी कहा गया कि क्या वहां कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है अमेरिका। तो उसके जवाब में क्या ये दिखाया गया कि हमारे पास डर्टी बॉम्ब है, या हमने परमाणु बम बना लिया है। इसी को रोकने के लिए तो इतना सारा रायता फैलाया गया है, अमेरिका की तरफ से इतना शोर मचाया गया। तो अगर ये तस्वीर दिखाई जा रही है सर, तो इसका मैसेज क्या है? यही कि हम डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आधा अधूरा भी बना होगा, क्योंकि यूरेनियम तो इनके पास था ही। हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए ये जो नेवाडा में हुआ है, उसका भी उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की आवश्यकता है। और वहां पर वो परीक्षण लगातार कर ही रहे हैं। अभी उन्होंने मिनटमैन 3 का भी परीक्षण किया है। तो वो परीक्षण लगातार अमेरिका कर रहा है। और इन परीक्षणों के 2 वजह होती हैं। एक तो वो अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, दूसरा मैसेजिंग है। वो मैसेज दे रहे हैं कि ये जो मिनटमैन 3 है, ये उनके न्यूक्लियर ट्रायड का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और ये इससे वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। शायद शायद इसी का जवाब देने के लिए खामनेई की ऑफिशियल हैंडल से ये चीज आगे भेजी गई है। और उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम भी, अगर आप ये कर रहे हैं, तो हम भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तत्पर हैं। और हमारे, अगर आप ज्यादा अचंभित ना हो अगर हम आपको एक न्यूक्लियर या डर्टी बॉम्ब से आपको सरप्राइज कर सकें। और ये जो बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब अगर होगा, पहली बात तो भगवान ना करे ऐसा हो। दूसरी बात, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि आप और रैथ इनवाइट करें और आपको, ईरान को, फिर वो पूरी तरह तबाह कर देंगे। तो ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होता है कोई भी न्यूक्लियर एसेट। लेकिन ये क्लियर कट जवाब है, और ये जवाब आईआरजीसी ने दिया है। क्योंकि ये जो ऑफिशियल हैंडल है खामनेई का, अब वो आईआरजीसी के कब्जे में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। खामनेई का बेटा इस रेस में है, जो कि मेरे ख्याल से बन गया है या बनने वाला है सुप्रीम कमांडर। तो ये इसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए और इसको ये दिखाने के लिए कि हम सक्षम हैं आपके हमलों के जवाब देने में, इसके लिए इस चीज का इस्तेमाल किया गया है। सर, एक तरफ तो ये पोस्टर था और दूसरी तरफ आप देखो कि ये पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दे दी है ईरान को कि भाई अब कोई डील वील नहीं होने वाली, अनकंडीशनल सरेंडर करो, ये कहा गया है। तो आपको लगता है कि वॉर उस लेवल तक पहुंच गया है? क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप भी डील डील की बात कर रहे थे, फिर कह रहे थे बहुत देर हो गई। अब अगर वो कहते हैं कि बिना किसी शर्त के सरेंडर करो, ईरान ऐसा करेगा? जो मुझे नहीं लगता। देखिए, ये कंडीशन तैयार बनाने के लिए, करने के लिए आपको ईरान में इतना डिवास्टेशन करना पड़ेगा कि आप उसको सोच नहीं सकते। क्योंकि ईरान की 2 ताकतें हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं। ईरान की ताकत उसका इतिहास और उसका भूगोल है। आप ईरान के ऊपर कितने भी बम चला दें, कितना भी उसके ऊपर एरियली अटैक कर लें, लेकिन जो उसका जो ज्योग्राफी है, वो उसको ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालने की परिस्थिति में नहीं है। ये अगर आपको लग रहा है, ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ईरान वाले इस ट्वीट के बाद सरेंडर के मोड में आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। ये मुझे उनकी खुशफहमी हो सकती है। देखिए, आपको जब तक ग्राउंड पे जाकर के कुछ ना करें, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की परिस्थिति आएगी जिसमें कि ईरान की तमाम सेनाएं सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। या तो आप ईरान में इंटरनली ऐसे हालात पैदा करो जिससे कि वो उनकी फोर्सेस के खिलाफ उनकी खुद की आवाम हो जाए, जो कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो इस बात का दबाव उनके ऊपर आईआरजीसी पे डालें कि भाई हमें ईरान बचाना है, और ईरान बचाने के लिए आपको सरेंडर करना जरूरी है, अतः आप सरेंडर करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार का माहौल ईरान में दिखाई दे रहा है, हालांकि ईरान से जो खबरें बाहर आती हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरी सही हो सकता है मॉनिटर्ड हो, डॉक्टर्ड हो, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि आज ईरान की आवाम अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी और ईरान की जो सत्ता है उसके साथ नजर आ रही है, एटलीस्ट दिखाई वो दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति आ पाएगी कि आईआरजीसी और ईरान की 6 लाख की पूरी सेना
और वो सरेंडर करने के लिए, और वो तो कहते हैं, पुलिस वालों को भी कहते हैं तुम भी सरेंडर करो। तो आगे बढ़ के आगे चल के देखा जाएगा कि किस प्रकार से क्या वो कह रहे हैं, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं एक कोई परमाणु धमकी निहित तो नहीं है कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो गारंटीड आपको मौत मिलेगी। तो इतने लोगों को गारंटीड मौत देना तो मुझे लगता नहीं कि उसके अलावा और कोई तरीका है। तो इसको समय देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति आज की तारीख में ईरान में है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, लगातार अपना जो जो पलटवार कर रहा है इजराइल पे भी, और अमेरिका के जो शिप्स भी हैं। ये भी सुनने में आया है कि हालांकि मैं इसको टैक्टिकल मनूवर कह सकता हूं, और टैक्टिकली, और जो अब्राहम लिंकन है वो थोड़ा 800 900 हजार किलोमीटर पीछे गया है, लेकिन इसमें शायद ये भी संभव है कि ईरान ने इस प्रकार का धावा हमला किया हो कि वो बाध्य हो गया हो कि गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर जाना पड़े। ये भी संभव है। तो ईरान लगातार वार पलटवार कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान की आईआरजीसी, सेना और पुलिस सब अपने अपने हथियार डाल दें। ईरान के लोग, वही मैं कह रहा था, इतिहास और भूगोल, भूगोल मैंने बता दिया। ईरान का इतिहास आप देख लीजिए, वो लड़ाके हैं, मरना पसंद करेंगे, सरेंडर करना पसंद नहीं करेंगे। ईरान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान करता है सरेंडर पतलूने खोल के, ईरान नहीं करता। सर, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को बंद किया गया, उसके बाद कितने सारे जहाज वहां बंद पड़े हैं, रुके पड़े हैं, फंस गए हैं, जिनमें अमेरिका के भी हैं सर, यूरोप के भी हैं, इसराइल के भी हैं। तो उसके बाद हालात तो खराब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप घुट्टी ये पिला रहे हैं कि ईरान तो बर्बादी की कगार पर था, आओ ईरान को फिर से महान बनाए। तो ये महान बनाने की दिशा में जो कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भरोसा कौन करेगा सर? जब ये लोग बातचीत कर रहे थे ओमान में, उसी दौरान तो हमला कर दिया गया। तो ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करना भी तो आसान नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। वो जो जनीवा की बातचीत थी या ओमान की बातचीत थी, वो बातचीत मैंने बताया आपको, वो डिसेप्शन का हिस्सा थी। और जो आखिरी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस तरीके से ला करके उसको उसको समाप्त किया कि उनको लगे कि भाई अब शायद एक दो दौर और होंगे बातचीत के, और उसका लाभ उठा करके जब ईरान पूरी तरह कन्विंस था कि अब हमला नहीं होने वाला है, उस पर हमला कर दिया। तो वो डिसेप्शन का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जहां तक सवाल इस चीज का है कि अमेरिका वहां पर क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है बहुत मुगालता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी जो 67-70 रुपए डॉलर प्रति बैरल ऑयल था, वो $80 प्रति बैरल ऑलरेडी हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब है पूरी दुनिया का लगभग 20 से 22% और भी ज्यादा शायद जो एनर्जी सप्लाई है वो बंद हो जाना। 20 से 22% एनर्जी बंद हो गया। हमारा तो फिर भी 40-45% ही वहां से आता है। अब पाकिस्तान का तो 80% ऑयल क्रूड, और लगभग पूरा 100% उनकी गैस एलएनजी वहां से आ रही है। उनका तो बिल्कुल, अगर ये बंद हो जाएगी तो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बहुत दुनिया के राष्ट्र ऐसे हैं जो कि इससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। एक और बात मैं हर बार बताने का प्रयास करता हूं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑयल है, क्रूड है, एनर्जी है, उसके अलावा भी ये जो शिपिंग रूट्स बंद होते हैं उसका और भी असर हुआ करते हैं। एक असर ये भी है कि जैसे हमारा मिडिल ईस्ट के देशों से लगभग $240 बिलियन का ट्रेड है। वो तमाम ट्रेड सिर्फ ऑयल नहीं है, वो ट्रेड भी अफेक्ट होगा। हमारे लगभग 80-90 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। उनका जो एनुअल रेमिटेंसेस हैं जो इंडिया में, वो $150 बिलियन रेमिटेंस पैसा वहां से आता है, वो अफेक्ट होगा। और ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के कैसे लोग हैं। दुबई एक इस प्रकार का फाइनेंशियल सेंटर बन गया था, सिंगापुर टाइप, जो कि जहां पर कि हर दुनिया के हर बड़े देश का इन्वेस्टमेंट है, हर बड़े देश के जी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, हेड्स हैं। तो ये वजह। सर, एक ये जो तेल को लेकर बड़ी गहमा-गहमी मची हुई है, हमारा विपक्ष तो बिना पढ़े आधे-अधूरे मुद्दों पर ही राजनीति करता है। ये जो स्कॉट बेसेंट ने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि भारत को 1 महीने तक अब इजाज़त दे दी गई है कि वो रशिया से ऑयल खरीदे। सर, इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, इसको लेकर उनकी पार्टी के लोगों ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या अब इतनी मजबूर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम के लोग बताएंगे कि हमको कहां से तेल खरीदना है, कहां से नहीं। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि क्या सच में
दादागिरी दिखा रहा है अमेरिका इस वक्त भारत पर, या भारत ने रशिया से तेल लेना तो कभी बंद किया ही नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई दादागिरी नहीं दिखा रहा है अमेरिका। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने किसी चीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है तो सैंक्शन को कौन हटाएगा? अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगाए हुए हैं या पूरी दुनिया में सैंक्शन लगाए कि आप तेल नहीं लेंगे रूस से, उसको यूरोप थोड़ी, ब्रिटेन थोड़ी हटा सकता है या जर्मनी थोड़ी हटा सकता है। तो ये सिर्फ ये बात हुई है कि उन्होंने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, ये भी मैं ये बता रहा हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की इसमें मुझे तो जीत नजर आ रही है। क्यों वो कह रहा है कि भारत को मैं अलाउ कर रहा हूं? क्योंकि वो भारत को अपनी तरफ चाहता है। आज अमेरिका दुनिया में अलग थलग खड़ा है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूके सब ने छोड़ दिया है, नाटो बिल्कुल टूट के कगार पर है, पूरा लैटिन अमेरिका कोई उनके साथ नहीं है। तो आज की परिस्थिति में इस चीज को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं भारत की कूटनीतिक विजयश्री के तौर पर देखता हूं कि उनको भारत को अपनी साइड में बनाए रखने के लिए हमें ये छूट। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने रूस से तेल लेना कभी भी बंद नहीं किया। ये बात रेस्ट्रिक्शन था, जरूर हुआ कि हम रूस से तेल खरीद के उसको रिफाइन करके और बाहर भेजा करते थे, वो भेजना हमने कहीं ना कहीं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, लेकिन रूस से तेल लेना कभी बंद नहीं किया। और इस ट्वीट के आने से काफी पहले लगभग 200 बिलियन बैरल्स जो हैं रशिया का ऑयल समंदर के ऊपर घूम रहा है, वो हमने उसको ऑलरेडी डाइवर्ट करने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया था। ये जो युद्ध के बादल हैं कई समय से मंडरा रहे हैं, तो इन युद्ध के बादलों को देखते हुए भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट का समझा था कि यहां परेशानी हो सकती है, इस वजह से डाइवर्सिफाई कर दिया था। ऑल आवर एग्स वर नॉट इन वन द सेम बास्केट। हमने अफ्रीकी देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, वहां से हमने तेल लेना शुरू कर दिया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम वेनेजुएला से तेल ला सकते हैं, अमेरिका से ला सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा और महंगा, थोड़ा पैसा ज्यादा। आफ्टर ऑल इतना जबरदस्त पूरा अटलांटिक ओशन को पार करके और केप ऑफ गुड होप से होकर के फिर वो तेल हमारे पास आएगा। गल्फ से जो तेल एक हफ्ते के अंदर आ जाता था, वो वहां से आने में 25 से 45 दिन लगाता है। तो ये तमाम चीजें बातचीत हो रही थी, लेकिन भारत हर प्रकार से इस जो खतरा पैदा होने वाला था गैस पर और तेल पर, उससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा था बिना किसी शक के। और उसी तैयारी का असर है, वैसे भी हमारा लगभग 55 से 60% जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो गल्फ से नहीं आ रही है, वो हमने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। रूस से हमने कभी तेल लेना बंद नहीं किया, हमारा तेल अफ्रीका से आ रहा है, हमारा तेल अमेरिका से भी आ रहा है, हमारा तेल वेनेजुएला से भी आ रहा है। एक और बात बताता हूं, वेनेजुएला का जो तेल है वो एक विशेष प्रकार का तेल होता है, उस तेल को रिफाइन करने की काबिलियत बहुत कम दुनिया के देशों में है, और भारतवर्ष के पास गुजरात में जो रिफाइनरी है उसमें उस तेल को रिफाइन करने की काबिलियत है। इस वजह से हम उस तेल को भी ला करके उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी राजनीति में नहीं पचने में पड़ता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत सरकार ने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे उसको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। भारत की कूटनीतिक विजय के बाद विजय होती रही है, और हमने जिस प्रकार से दोनों के साथ बातचीत का, आज आप देखें उनका जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे इनसे जयशंकर से मिला है आज, जयशंकर से आकर के। तो हमने अपने तमाम जो एवेन्यूज हैं वो पूरे खोल के रखे हुए हैं, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने इस चीज से निपटने की तैयारी की थी, भारत में अब ये लोग कांग्रेस या जो भी है कर रहा है, कितना भी उड़ाते रहे, कितना भी माहौल क्रिएट करते हैं, देखिए उनका मकसद सिर्फ एक है कि हम किसी ना किसी प्रकार से सरकार को बाध्य करें कि वो किसी को गाली दे, किसी को बुरा बोले, किसी को, ताकि यहां पर माहौल बिगड़े, ताकि हमारे पास कुछ दिक्कतें हों, और उससे वो अपना वो राजनीतिक जमीन जो उनके पैरों तले खिसक चुकी है उसको दोबारा थोड़ा कंसोलिडेट कर सकें। इतने गलत प्रकार से वो लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, चाहे वो शिप का इरानियन शिप का मसला हो या कोई और मसला हो, तो ये मुझे लगता नहीं है, ये एक बैंकरप्सी है आपके पास मुद्दों की, और आपको जो दिखाई देता है उसी का आप मुद्दा बना करके, और हर रोज नया मुद्दा बना करके, और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद आपकी सारी एनर्जी
उसको या तो डिफाई करने में या उसको जस्टिफाई करने में खत्म हो जाती है। उन्होंने नरवणे की बुक का मुद्दा बनाया, मुंह की खाई। जो मुद्दा उन्होंने अभी तक बनाने का कोशिश की है, हर जगह उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि वो अपनी तैयारी नहीं करते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, और बस उनको लगा यार ये एक मौका मिला हमको राजनीतिक उथल पुथल करने का या जनता में आक्रोश भरने का। उनका मकसद है कि जनता में आक्रोश भरा जाए, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे ये हो, चाहे एक्साइज मिलन हो, कुछ भी हो, ताकि वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये मेरे को लगता है, और मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारत की कूटनीति में कोई कमी कम से कम मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि आपने मुझसे ये प्रश्न किया था, ये मैं साफ आपको बता रहा हूं कि कोई कमी नहीं है। हम अपने ऑल अलाइंड के प्रिंसिपल पर पूरी शिद्दत के साथ उसके ऊपर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और कोई सवाल नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठा दे। आज भी दोबारा इस बात को समझने की जरूरत है कि आप मॉस्को भी जा सकते हैं, पुतिन भी इंडिया आ सकते हैं, आप कीव भी जा सकते हैं, जेलेंस्की को भी इनवाइट कर सकते हैं, आप वॉशिंगटन भी जा सकते हैं, ट्रंप को भी इनवाइट कर सकते हैं। दुनिया का कोई और देश ऐसा नहीं है जो अपनी जबरदस्त विदेश नीति और कूटनीति के चलते ये जी करने में सक्षम। सर, और दूसरी तरफ ये देखिए ना कि हमारी सरकार ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे पास 25 दिन का रिजर्व है क्रूड ऑयल में, और 70 दिन का पेट्रोलियम और गैस में मौजूद है, तो हमको पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे जो पेट्रोलियम आज वो जो कारोबारी हैं उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट जारी किया है कि लोग ज्यादा लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप के बाहर ना लगाएं, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। उधर पाकिस्तान में देखिए, वहां के पेट्रोल पंप मालिक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमको तो 3 दिन से पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोगों को क्या देंगे। वहां तो हाहाकार मचने वाला है। तो यहाँ पर सरकार ने जब इतने अच्छे बंदोबस्त किए हैं सर, तो उससे भी मिर्ची लग रही है। और ऊपर से रशिया ने तो पहले ही कह दिया था कि वो भारत को जो सप्लाई करते हैं वो डबल कर देंगे, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं अपनी टांग ऊपर रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, इनको ये ट्वीट करना पड़ा, ये पोस्ट डालनी पड़ी कि हमने परमिशन दी, वरना उनकी परमिशन के बिना भी तो हम तेल ले ही रहे हैं सर उनसे। देखिए जब वो ये कह सकते हैं कि ईरान सरेंडर कर दो, तुम सारे हथियार डाल दो, कुछ भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के क्या एक्स पे लिख देंगे ये उनको खुद नहीं पता होता है। इनकी बातों को लेकर के हमें अपने देश का माहौल बिगाड़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। ये पूरे जिंदगी कहते रहे मैंने रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया, और कुछ ढिला इन्होंने किया नहीं। लेकिन हमारे लोगों को इसका कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, और उस बूस्ट की वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। मैं अब भी आपके इस के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहता हूं, भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की परेशानी नहीं है। भारत अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है, और कहां से हम अपना तेल ला रहे हैं उस पर काम कर रहा है। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो सबके सामने सबको पता है। वो इसलिए है कि उन्होंने सिवाय ट्रंप के लल्लो चप्पो करने के कोई काम नहीं किया, कोई तैयारी नहीं करी। हमने पूरी प्लानिंग करी है, और ये उसी प्लानिंग का असर है कि हम आज अपने लोगों को, हमारी पेट्रोलियम कंपनी, सरकार नहीं कह रही है, पेट्रोलियम कंपनी जो कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम कंपनी कह रही है कि हमारे पास तो 3 दिन से तेल नहीं आया, हमारी पेट्रोलियम कंपनी कह रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पेट्रोलियम कंपनियों में लगाना किसी और सरकार के बस की बात मुझे लगता है नहीं थी। और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम हर काम अपना करेंगे। अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हमने सोचना शुरू कर दिया है, चाहे वो कोल हो या कहीं और से तेल लाना हो। सर, अब तो अमेरिका ये आरोप भी लगाने लग गया है कि रशिया जो है पूरी तरह से मदद कर रहा है ईरान की, क्योंकि जिस सटीक एक्यूरेसी से टारगेट किया जा रहा है अमेरिका के बहुत सारे ठिकानों को, उससे उनको लग रहा है कि उनको सैटेलाइट के जरिए मदद की जा रही है रशिया की तरफ से, इसलिए ईरान ये सब कुछ कर पा रहा है। इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से रशिया भी और चाइना भी, मोर इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली चाइना, ये बात समझने की है कि ये दोनों डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट मैं काफी हद तक दावे के साथ कह सकता हूं, दावा तो खैर ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, काफी हद तक मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि रूस और चीन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वॉर लाइक मटेरियल को उनको मुहैया कराना
और डेफिनेटली एक्यूरेट इंटेलिजेंस। अब आप देखें कि अब्राहम लिंकन क्यों मनूवर कर रहा है, क्यों उसको फोर्स हो रहा है कि वो कभी यहां जाए कभी वहां जाए, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार की इंटेलिजेंस इजराइल के पास थी, लगभग उसी प्रकार की इंटेलिजेंस सैटेलाइट के माध्यम से और दूसरे तरीकों से ईरान को रूस और चीन मोर इंपॉर्टेंटली लगातार मुहैया करा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि चीन के वेसल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी किसी को मैं यहां से नहीं जाने दूंगा। अब और उन्होंने थोड़ा और ईज आउट किया है। देखिए, एक और चीज होती है कि इसका असर उनके स्वयं के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो कहीं ना कहीं आपका भी जो व्यापार सब कुछ बाधित होता है। कोई भी इस प्रकार की सिचुएशन किसी के लिए भी ठीक नहीं होती है, लेकिन चीन और रूस निश्चित रूप से पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंटेलिजेंस उनके मूवमेंट्स की, उनके टारगेट्स की, उनके भंडारण की, उनके लॉजिस्टिक्स एरियाज की, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स की और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की लगातार ईरान को पहुंचा रहे हैं, और उसी की वजह से बहुत एक्यूरेट अटैक्स हो रहे हैं, खास करके इजराइल में। सर, फिलहाल तो कहीं पर भी ये वॉर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डील से सरेंडर पर आ गए हैं। ईरान कहता है हम कहीं भी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, डील करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये वॉर रुकता कहाँ है, क्योंकि जहां इनको लग रहा था कि 2 दिन में निपटा देंगे, वहां 7 दिन तो हो चुके हैं और अभी डोनाल्ड ट्रंप खुद 5 हफ्ते की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं सितंबर तक चलेगा। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।